नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। हम अपने चुनावी सफर में आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, जहां 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। जाहिर सी बात है कि राज्य के चुनाव के बाद अब आ गया है आम चुनाव, तो बीजेपी किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में पहुंच रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। शिवराज जी, पहला मेरा जो सवाल है कि जब भी राज्यों के चुनाव में जब हार होती है और खासकर एक मुख्यमंत्री की हार अगर देखी जाती है तो देखा जाता है कि बहुत डिमोटिवेटेड सा लगता है। लेकिन आपको जो देखकर एक जुमला जो सारे अखबार लिखते हैं कि टाइगर आज भी जिंदा है, तो ऐसा क्यों? देखिए, एक जुनून है काम करने का। मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ी हम प्यार करते हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और विचारों से प्यार करते हैं। इसलिए पद पर रहें ना रहें, पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ड्यूटी पूरी करनी है और इसलिए दिन और रात जी जान से लगे हैं। लेकिन शिवराज जी, जज्बे की जो बात कहें तो थोड़ा सा इंसान थोड़ा तो पीछे हट जाता है कि अरे अभी तो हमारी हार हुई थी। तो ये जज्बा कैसे आपका कायम है कि आप दिन रात, मैं देखती हूँ आपको जब भी आप रैलीज में भी उतने ही जुनून के साथ काम कर रहे हैं जो आप पिछले 15 सालों में दिखते थे करते? देखिए, चुनाव परिणाम ऐसे आए कि वोट हमें ज्यादा मिले, सीट थोड़ी सी कांग्रेस को ज्यादा मिल गई, बहुमत उनका भी नहीं है, सरकार लंगड़ी है। लेकिन जब मैंने नंबर देखा 114 और 109, तो मैंने तय किया कि एक क्षण भी अब मुख्यमंत्री के पद पर मुझे नहीं रहना है। नंबर जिनके ज्यादा है वो सरकार बनाए, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। विपक्ष में रह के पहले कलम की ताकत से काम करता था, अब लड़ लड़ के जनता की सेवा करूंगा। और मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है। और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। पुजारी ये थोड़ी होता है कि भगवान ने अगर इच्छित फल नहीं दिया तो क्या आज से पूजा नहीं करूंगा मैं पुजारी तो पूजा करता है। लेकिन शिवराज जी, अगर आप पीछे देखें और अब क्योंकि लोग आम चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आम चुनाव को राज्य के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, तो अगर अब थोड़ा सा 3-4 महीने पहले अगर आप अपनी मेमोरी को रिवाइंड करें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी में कोई कमी रह गई थी बीजेपी के, या कोई प्लानिंग में कोई कमी थी कि वो हार आपको देखनी पड़ी? एक बात तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में वरदान बन गई, इसलिए कि लोगों ने अब अंतर महसूस कर लिया। 4 महीने में ही कलई खुल गई इस सरकार की। झूठे वादे किए, झूठे जुमले दिए, झूठे नारे दिए, कई ख्वाब दिखाए, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, सबको रोजगार देंगे। अब जब पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची है, ट्रांसफर उद्योग बन गया है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, जो सहूलियत और सुविधाएं गरीबों को हमने संबल योजना के अंतर्गत दी थी, किसानों को हम अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत भावांतर की राशि, बोनस का पैसा, अलग अलग एक साल में 32,701 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाले थे। अब वो देख रहे कि ये कुछ नहीं हुआ। तो स्ट्रेटर्जी तो कहीं नहीं बिगड़ी, जो सपने दिखाए थे कांग्रेस की सरकार ने। अब मैं आज भी जाता हूं, कई जगह कहता हूं कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो लोग कहते हैं मामा गलती हो गई, वो 2 लाख के कर्ज माफी के चक्कर में आ गए थे, लोकसभा में मैं ब्याज के कसर निकाल देंगे, इनको सबक सिखा कर बताएंगे। तो एहसास लोग कर रहे हैं। कांग्रेस जिस समय राज्यों के चुनाव चल रहे थे अपने कैंपेन में बोल रही थी कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम कर्ज माफ कर देंगे। आपने भी अपने रैलीज में जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन में सब किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और जितनी भी रैलीज में इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ जा रहे वो कह रहे हैं कि 25 लाख से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी हो गई है। तो आपके हिसाब से आकलन क्या है, सही स्थिति ग्राउंड पर क्या है? ग्राउंड पर स्थिति है कि हर सभा में हजारों लोग से मैं पूछता हूं कर्जा माफ हुआ, लोग एक स्वर में चिल्ला के कहते हैं, आप रोज सुन लीजिए नहीं। अब कर्जा माफ कब होगा? कर्ज माफ तब होगा जब किसानों ने जिनसे कर्जा लिया है सरकार उनको कर्जा चुका दे। मतलब बैंकों से अगर कर्जा लिया है तो बैंक को सरकार अपने बजट से दे दे, अपने खजाने से दे दे, तो कर्जा माफ होगा। कर्जा है 48,000 करोड़ का, बजट में प्रावधान है 5,000 करोड़ का, खाते में डाले हैं 1,300 करोड़, बैंकों को दिए 1,300 करोड़। तो पैसा ना देला भोजपुर का मेला, झूठ बोल रही है सरकार, पैसे दिए नहीं, कर्जा माफ कहां से होगा? इसलिए किसानों को नोटिस मिल रहे हैं। एक दिलू बंजारा करके खरगोन जिले में किसान है जिसने कर्ज माफी का आवेदन कांग्रेस का भरा,
चक्कर लगाता रहा, आवेदन दिया, फॉर्म भरा, कर्ज माफ नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली उसने जब नोटिस आए तो वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी ढिंडोरा पीट रहे हैं 2 घंटे में कर्जा माफ, किसान कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कर्जा माफ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो किसानों की जो रियल प्रॉब्लम है, जो असली उनका प्रॉब्लम था कि उन्हें न्यूनतम मूल्य जो समर्थन की जो वैल्यू थी वो उनको कैसे मिलेगी, उनके बाकी जो खेती और किसानी से जुड़े मुद्दे थे, अब वो कैसे हल करने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स उनके लिए लॉन्च करी थी। देखिए, यही सरकार है मोदी जी की जिसने फैसला किया न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया। आप मोटे अनाज का आप देखेंगे, मक्का जैसा जो फसल थी, धान जैसी फसल थी, आप देखेंगे मक्के पे अब 1750 रुपया कुंटल मक्का खरीदेंगे, पहले 1100-1200 रुपया कुंटल था। हर चीज के, मूंग के, उड़द के, आप अलग अलग फसलों के दाम देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो लागत है उसमें प्लस 50% मुनाफा जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की गई है। एक तो समर्थन मूल्य में वृद्धि, नंबर 2 किसानों की मिनिमम जो आय है 5 साल में दुगना करने का एक टारगेट तय किया है। किसानों के खाते में 6000 रुपया जो छोटे किसान हैं हर साल डालने का फैसला किया ताकि इनपुट कास्ट उनको मिल सके। और इसके साथ ही साथ 5 चीजें जो सरकार कर रही है, एक उत्पादन की लागत घटाने का काम, नीम कोटेड यूरिया के कारण किसानों की दिक्कत कम हुई है, यूरिया की कालाबाजारी बंद हुई है। फिर अच्छे बीज की उपलब्धता, लागत कम करने के साथ साथ उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन का ठीक दाम देना, समर्थन मूल्य बढ़ा के और बिना ब्याज के कर्जा दे के, प्राकृतिक आपदा हो तो उसमें ज्यादा राहत की राशि देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और अंत में फसलों का विविधीकरण, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, जिसमें कैश क्रॉप जिसमें ज्यादा लाभ मिले, और फूड प्रोसेसिंग, ये सारे प्रयास भारत सरकार कर रही है। लेकिन इतनी सारी जो स्कीम्स हैं उनके इंट्रोडक्शन के बावजूद जो केंद्र सरकार ने किया है, और आपकी सरकार जब थी आपने भी बहुत कुछ किसानों के लिए किया था, तो एक जो छवि बनाई गई है कि ये बिल्कुल एंटी फार्मर गवर्नमेंट है, किसान विरोधी सरकार है, तो ये परसेप्शन ऐसा क्यों है? ये गलत बात थी, कांग्रेस का प्रचार तंत्र था। आप देखिए मंदसौर में पूरे देश ने यह माना कि बड़ा किसानों में असंतोष है। चुनाव हुए विधानसभा के चुनाव हुए, और विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए, मंदसौर लोकसभा की 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, 8 भी हारी तो 230 वोट से हारी। अगर किसान असंतोष वास्तव में होता तो हमको तो 1 सीट नहीं मिलनी थी, जमानत जब्त होनी थी, वहां तो गोली चली थी। लेकिन वास्तव में वो किसान आंदोलन था ही नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने वैसा वातावरण बनाने का वहां प्रयास किया था। लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव राज्य के चुनाव में आया, और उसका एक रिपल इफेक्ट कि हमने राजस्थान में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि लगता है कि बीजेपी की जो जमीन है वो थोड़ा सा खिसकी हुई है, हिली हुई दिख रही है, ऐसा कुछ छवि बनने को आ रही थी। लेकिन जो अभी जब आप जाते हैं चुनाव में, तो आप तब में, अब ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो रहे हैं, तब में और अब में क्या फर्क नजर आता है? देखिए, अब जब बिजली जाती है मामा याद आता है, गरीब बेटा बेटियों की फीस नहीं भरी जाती है तो मामा याद आता है। हम अपनी बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000-16000 रुपया देते थे। जब भांजे भांजी अब बहन के घर आते हैं तब मामा याद आता है। बीमारों का इलाज नहीं होता है तो मामा याद आता है। अभी आपने देखा होगा, सहायता के लिए लोग मेरे पास आए। जब मैं मुख्यमंत्री था, एक क्षण की देर नहीं करता था बीमारों के इलाज में, जरूरतमंदों की मदद करने में। जब ऐसा कोई जरूरतमंद मदद नहीं पाता तो मामा याद आता है। बिजली के बड़े बिल आते हैं तो मामा याद आता है। एक्सीडेंट में मृत्यु होती थी गरीब की तो 4 लाख रुपया मिलते थे, वो अब नहीं मिलते। सामान्य मौत पर 2 लाख रुपया मिलते थे, वो अब नहीं मिलते। अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपया देते थे ताकि अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो जाए। सरकार ने कमलनाथ की वो गरीबों का कफन भी छीन लिया है। तीर्थ यात्रा बंद हो गई है। किसानों के गेहूं की खरीद हो ही नहीं पा रही, लाइनें लगा के खड़े हुए हैं। धान का जो पैसा था वो ढंग से मिला नहीं, खरीदी ठीक से हुई नहीं, भावांतर की राशि मिल नहीं रही। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और इसलिए अब इस सरकार को लोग इस सरकार के खिलाफ गुस्से में वोट देना चाहते हैं, और मन से ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार से भगवान बचाए। लेकिन ये जो चीजें आपने बताई कि ये जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो चीजें बंद कर दी हैं, उसका कारण क्या है? क्या ये मनमुटाव के कारण या पॉलिटिकल वेंडेटा कह लीजिए, किस लिए बंद की? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही वाकीमती पहले हर ले ही, उनको इन योजनाओं को जारी रखना था। लेकिन कांग्रेस का
सफाया इस चुनाव में होना है, शायद इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि सरकार की योजनाएं बंद कर दो, खुद को चालू कर नहीं पाए ठीक से, और इसलिए जबरदस्त गुस्सा है लोगों में। आपने लॉ एंड ऑर्डर की एक बहुत अहम बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, बिजली नहीं है, तो कैसे आकलन करेंगे जो ये पिछले 5-6 महीने कमलनाथ जी के अंडर में निकले हैं मध्य प्रदेश का? क्या ये पुराने दिन जो मध्य प्रदेश के थे जिसमें कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आता था, क्या आपको वो दिन याद इस समय आ रहे हैं? मुझे नहीं, जनता को याद आते, जाने कहां गए वो दिन अब लोग याद करते हैं। अपहरण उद्योग बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब बदल गया है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि पैसे लाओ और ऑर्डर ले जाओ, तबादला उद्योग बन गया है। अब देखिए सतना की वो घटना जिसमें 2 सगे भाई 6 साल के प्रियांश और श्रियांश दिन में स्कूल बस से उठा लिए गए, चित्रकूट में रखा, उनको पुलिस पता नहीं लगा पाई। 13 दिन तक वो बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहे, फिरौती भी वसूल ली और अंततः उन बच्चों को बांध के जमुना जी में फेंक दिया गया। वो बच्चे जीवित नहीं बचा पाए। अगर ऐसी कोई घटना मेरे समय होती थी तो रात रात भर में सोता नहीं था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो उस समय डकैतों का राज था चंबल के बीहड़ों में कई जगह। हमने तय कर दिया कि डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, पुलिस से कह दिया साहब। 6 महीने में सारे डकैतों का अंत कर दिया गया था। अब डकैत राज फिर वापस आ गया, अपहरण उद्योग बन गया, भ्रष्टाचार में आकंठ ये सरकार डूबी हुई है। ठेकेदारों की गर्दन वसूल के पैसे लिए जा रहे हैं, ट्रांसफरों में पैसे लिए जा रहे हैं। इनकम टैक्स छापा मारती है तो गिनने के लिए रुपया जो बरामद हुए मशीनें लानी पड़ती है। 281 करोड़ का है पता चलता है, भ्रष्टाचार ये तो पता चला है। मतलब ये हालत कर दी कि गांव में लोग कहते हैं कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीने में अरबपति। कोई ऐसी लूट मचाते हैं क्या? लेकिन ये जो बेसिक मुद्दे आप जो हाईलाइट कर रहे हैं, आपका जो कैंपेन शेड्यूल है उसमें मैं ये देख रही थी कि आप 3 दिन प्रदेश में रहते हैं और 1 दिन देश में, तो आप अलग अलग राज्यों में भी जा रहे हैं और चुनाव में रैलीज, तो क्या आप इन सारी बातों को लोगों के बीच में रख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय मुद्दे भी रख रहे हैं। देखिए देश की सुरक्षा मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा। नेतृत्व कौन करेगा ये मुद्दा है। कौन आखिर भारत का प्रधानमंत्री होगा? प्रधानमंत्री जो देश चलाते हैं, देश को दिशा देते हैं। और जब प्रधानमंत्री कौन होगा ये विचार लोगों के दिमाग में आता है तो मोदी जी के अलावा दूसरा नाम नहीं आता, क्योंकि पिछली सरकार लोगों ने देखी है। हमने देखा है कि आतंकवादी तब आते थे, मुंबई जैसे शहर को लाशों का ढेर बना दिया गया था। आप जानते हैं कि हमारे जवानों के सिर काट के पाकिस्तान की धरती पर ले गए। एक मध्य प्रदेश की सुधाकर, हमारे शहीद, उनके सिर को काट के पाकिस्तान में ले गए और उनके सिर का अपमान किया, फुटबॉल की तरह खेलने का काम किया। उनकी पत्नी एक ही बात कहती थी, मेरे पति के शीश को वापस ला दो। लेकिन उस समय की निकम्मी सरकार में ये दम नहीं थी, आंख मिला के बात करने का साहस नहीं था कि वो ये काम कर पाती। लेकिन आज देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अभिनंदन अगर F-16 विमान को मारने के चक्कर में पाकिस्तान की धरती पर उतर गए, पकड़ भी लिए गए, लोग सोच रहे थे पता नहीं अब क्या होगा, वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपने देखा 72 घंटे नहीं लगे, पाकिस्तान को साफ कह दिया गया कि खरोंच भी आई तो ठीक नहीं होगा। और अभिनंदन, सुरक्षित भारत वापस आ गए। पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद एयर स्ट्राइक, उरी में आतंकवादी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक। अगर कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। शिवराज जी, निश्चित तौर पे राष्ट्र, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन जब विपक्षी दल से के लीडर से आप बात करिए तो वो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद मुद्दा चुनाव में नहीं बन सकता है और ये सिर्फ एक साजिश है सरकार की कि जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को। तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। आप बताइए, आतंकवादी हमला होता है और लाशों का ढेर बना दे भारत को, ये मुद्दा नहीं है। देशद्रोह का कानून, देशद्रोह की धारा हटाने वाले ये बात कर रहे हैं। क्या देश के खिलाफ कोई नारे लगाए बोले, ये मुद्दा नहीं है। देश की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। भारत को प्यार करती है भारत की 130 करोड़ जनता, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन विकास बड़ा मुद्दा है। अब विकास के फ्रंट पे जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? चारों तरफ देख लीजिए, हाईवेज, एयर कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बन रहा है। जनता के कल्याण के मोर्चे पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
कितने काम किए हैं। लेकिन विपक्षी दल के जो लीडर्स हैं वो तो उन्होंने बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने कि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर सवाल निशान खड़े कर दिए कि उन्होंने बोला कि सरकार को प्रूफ देना चाहिए इस पर कि ऐसी एयर स्ट्राइक हुई है। बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। अंदर से जलते हैं वो मोदी की प्रतिष्ठा जब मोदी जी की बढ़ती है तो। उनको भारत से प्यार नहीं है। अगर भारत से प्यार होता तो ये भाषा ना बोलते। राजनीतिक लाभ के लिए वो जवानों की शहादत का अपमान करने से नहीं चूक रहे। कोई कहता है कि ये फिक्सिंग है, कोई कहता है कि ये तो दुर्घटना थी, कोई कहता है लाशें गिन के बताओ। शर्म आनी चाहिए अपोजिशन के लोगों को। जब इंदिरा जी थी उस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था, तब कैसे कहते थे कि इंदिरा जी ने ये किया। आज मोदी है, मोदी कर रहे हैं, तो मोदी को क्यों श्रेय नहीं जाएगा। आखिर पॉलिटिकल फैसला तो राजनीतिक नेतृत्व ही करता है ना कि आगे बढ़ो। सेना को खुली छूट देने का काम कौन करेगा। सेना तो तब भी तैयार थी। तब अगर ये जिस समय मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ था देती सरकार सेना को खुली छूट। हमारे बहादुर जवानों पर हमें गर्व है, लेकिन सवाल है नेतृत्व में क्षमता चाहिए, दम चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? राष्ट्रवाद है या विकास है या दोनों साथ में आप लेकर चलेंगे? हैं। एक, देश का नेतृत्व कौन करेगा। मोदी के मुकाबले कोई नहीं। जिनके पास 20-20, 25-25 सांसद नहीं है। कांग्रेस तो 100 सीटों के अलावा लड़का रही है गंभीरता से। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें केवल उनको दी है सपा बसपा ने, 2 सीट केवल। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी खुद उनको लिफ्ट नहीं दे रही है, तो कांग्रेस तो कहीं बची नहीं। शरद पवार कह रहे राहुल गांधी में क्षमता नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो दूसरे नाम ले रहे हैं। ममता बनेगी या मायावती बनेंगी या फिर चंद्रा बाबू बनेंगे। और इनके पास कितनी सीटें? जिनके पास 20-20, 25-25 सीटें नहीं आने वाली, वो प्रधानमंत्री बनने का दम्भ भर रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। बना कौन रहा है? क्या 20-25 सीट वाला प्रधानमंत्री बनेगा? 1996 में जब ऐसा प्रधानमंत्री बना तो क्या शुरुआत था। शिवराज जी, आपने गठबंधन की जो बात कही, ये सही है कि नेशनल अलायंस या ग्रैंड अलायंस जिसका सपना कांग्रेस देख रही थी कि वो बनाएगी, वो नहीं बना पाई। लेकिन जो स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेज हैं, क्या एक चिंता का विषय है इस समय बीजेपी? बिल्कुल कोई चिंता का विषय नहीं है। केवल एक ही मुद्दा है, देश का नेतृत्व कौन करेगा, विकास और जनता का कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा। और हर मोर्चे पर देखते हैं तो भाजपा की सरकार और हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। लोग मन बना चुके हैं। मैं तो पूरे देश में घूम के आ रहा हूं, चारों तरफ जनता के दिल के, जनता के मन में मोदी जी बसे हैं और लोगों को भरोसा है कि इनके हाथों में देश सुरक्षित है। शिवराज जी, एंटी इनकम्बेंसी की लोग बात करने लगते हैं जब 5 साल सरकार रूल करती है या राज्य करती है, तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। एक लहर चल रही है, एक आंधी चल रही है भाजपा की सरकार लाने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन इस लहर के बावजूद एक ऐसा परसेप्शन क्यों आ रहा है मीडिया में जो ये कह रहा है कि मोदी मैजिक है या नहीं है? इस पर ये तो आप लोगों के बीच जाके देखिए, आपको मैजिक दिखेगा। स्टूडियो में बैठ के सोचेंगे नहीं दिखेगा। लेकिन शिवराज जी, पूरा जो आकलन है चुनाव का, वो इस समय आपने जैसे अलायंसेस के लिए कहा कि भाई उनका कोई नेता नहीं है, लेकिन आगे की रणनीति आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे सिटिंग एमपीज थे जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसका कारण क्या है? मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कोई कारण नहीं। परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार नए उम्मीदवार लाने पड़ते हैं। कई बार कोई ने बहुत अच्छा काम किया है तो अभी फिर सोचते हैं कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, जैसे एक यही था कि 75+ अगर एज हो जाए तो नया नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। अब ये साहस और दम भी है तो भारतीय जनता पार्टी में, बाकी कोई करके बताए। और इसलिए भी कई बार नया नेतृत्व उभरे, ये प्रयास किए जाते हैं। ये जो 75 साल वाली आपने जो बात कही, तो ये क्या कहीं पर एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में सबकी? पार्टी ने सोच समझ के एक फैसला किया कि हमको नई लीडरशिप भी उभारते रहना चाहिए। तो नई लीडरशिप किस तरह से उभरेगी? अब आप उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अवसर मिलता है, काम करने की क्षमता होती है, नया नेता पैदा हो जाता है। जहां तक लीडर्स की बात करें, आपने कहा कि कोई लीडर्स अभी नहीं है, लेकिन शरद पवार और बाकी कुछ लीडर्स का भी मैंने पिछले दिनों में इंटरव्यू किया था। उनका ये कहना है कि लीडर्स तो अपने आप बन जाते हैं और कंसेंसस बनने की देर होती है और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और जिसके देखिए जनता के दिमाग में लीडर तय है नरेंद्र मोदी, और इसलिए चारों तरफ मोदी 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 है। कोई और नेता नहीं बन सकता है। लेकिन प्रियंका गांधी का जो चुनाव में आना, वो कितना बड़ा एक फैक्टर माना जाएगा? कोई फैक्टर नहीं है, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
कुल मिलाकर कितनी सीटें इस बार देख रहे हैं? 29 में से 29 में तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा। लेकिन जो कास्ट कैलकुलस है उसके हिसाब से भी आप कह रहे हैं कि आप सबके ऊपर देश है, जनता के मन में भी नहीं। लेकिन जैसे जो ये अपर कास्ट एजिटेशन थोड़ा सा जो देखने को मिला था, सब खत्म, कुछ नहीं है। भारत भारत और भारत, उसके लिए नरेंद्र मोदी एक ही बात है लोगों के दिमाग में। मेरा देश आगे बढ़े, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत, उसके लिए जनता है, उसके लिए मोदी। चलते चलते दो छोटे सवाल शिवराज जी से रिलेटेड मैं पूछ रही हूं कि बहुत लोगों ने अटकलें लगाई थी कि आप शायद सेंटर में आएंगे, आपको टिकट मिलेगी और आप चुनाव लड़ेंगे, तो उसका क्या हुआ? मैं पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी आदेश देती वो करता हूं, लेकिन मेरी स्वाभाविक इच्छा थी। 3 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। अब ऐसे समय जब संघर्ष की जरूरत है, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने की जरूरत है, ऐसे समय जब जनता पे अगर अत्याचार, अन्याय हो, वादे पूरे ना किए जाएं, योजनाएं बंद की जाए, भ्रष्टाचार हो, हाहाकार मचे, तब मैं जाके दिल्ली के बंगले में नहीं बैठ सकता। मैंने तय किया कि मैं यहीं रहूंगा और इस सरकार की छाती पर मूंग दलूंगा। गड़बड़ होगी तो आंदोलन करूंगा, और इसलिए मैंने जनता को आश्वस्त किया, चिंता मत करना, मैं हूं, टाइगर अभी जिंदा है। चलिए शिवराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राज्यसभा टीवी में आपने समय दिया, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। So that's it on this episode of our Election Trail interviews. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for your time.